ओके, तो अब शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिया है, फिर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, है ना। अगला कैटेगरी जो आता है वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का ना एग्जांपल बता दीजिए। किसका? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। ये तो तुम लोग कल ही बता रहे थे, तुम लोग खुद से बताओ डिजिटल का ये सर इंस्ट्रूमेंट। तुम लोग ही बहुत सारा स्टेशन पे एग्जांपल दे लगा हुआ दोगे। घड़ी, स्टेशन पे लगा हुआ घड़ी बहुत। और खुद से ही ये से देखो। याद आ बाकी गया। फिर भी आजकल जहां भी न्यूमेरिक डिस्प्ले आ गया है ना, सब सारे डिजिटल कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। जहां भी न्यूमेरिक डिस्प्ले आ गया है, जैसे तुम बाइक में जो लगा रहता है स्पीड के मेजरमेंट के लिए, है ना, उसमें भी अब न्यूमेरिक डिस्प्ले आ गया है। ठीक, तो डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, ठीक है, ये सारे अब डिजिटल सब चीजों के डिजिटल फॉर्म अब आ रहा है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम चीजों का एनालॉग अब मतलब हर चीज में यूज नहीं हो पाता है, डिजिटल का ज्यादा प्रेफरेंस अब होने लगा है। ठीक है, तो तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरमेंट का मेजरिंग क्वांटिटी ले लो, पावर हो, फ्रीक्वेंसी हो, सब चीज का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, हमारा ओम मीटर हो, डिजिटल वोल्ट मीटर अवेलेबल है, डिजिटल आर्म मीटर अवेलेबल है, डिजिटल पावर मीटर अवेलेबल है, डिजिटल पावर फैक्टर मीटर अवेलेबल हो जाएगा। सब चीज का एनर्जी मीटर इवन तुम्हारा जो घर में अब लग रहा है, अब सारा का सारा डिजिटल होते जा रहा है कि नहीं। तो समय के साथ क्या हो रहा है, सारा का सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो पुराना को डिजिटल फॉर्म में लाया जा रहा है। ठीक है, डिजिटल के अपने एडवांटेज है उसके लिए। ओके, आई होप तुम्हारा अब एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन हार्डवेयर के बेस पे किया गया है। ओके, हार्डवेयर के बेसिस पे किया गया है कि सर हाँ, मतलब हार्डवेयर में हार्डवेयर हार्डवेयर देखो, उसमें जो कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट क्या क्या यूज किया गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे। लाइव आ रहे हैं सर, लाइव। ठीक, लाइट देखो, तो हार्डवेयर का क्या मतलब है, जो फिजिकल क्या क्या कंपोनेंट यूज हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर यूज हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में। सर कम दे सकते हैं जॉब आपको देखना चाहेगा सर म्यूट करवाइए ना। देखना चाहेगा तो देख लो। सब कोई म्यूट कर ले। ओके, तो हार्डवेयर के बारे में पूछ रही थी। तो हार्डवेयर क्या हुआ, जो फिजिकल कंपोनेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं वो, जैसे मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होता है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होगा। फिर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वाले में तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं रहता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब इसमें करंट वोल्टेज भेजने वाला कोई फंडा नहीं रहता है। ठीक, तो वही हम लोग बारी बारी से अब देखेंगे कौन सा क्या है ना। ठीक है, तो देखो, तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहली बात है कि इसमें तुम्हारा जो है करंट हम लोग नहीं देते हैं, करंट वाला कोई झंझट नहीं है। ठीक, करंट वोल्टेज कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो तुमको प्रेशर मेजर करना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर का प्रेशर मेजर करना है। ठीक, तो तुम क्या करोगे, उसमें डायरेक्ट प्रेशर प्रोवाइड करोगे। तो प्रेशर प्रोवाइड करोगे और उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक, तो ये सारे जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं मोस्टली एनालॉग टाइप होते हैं, है ना। सारे के सारे क्या होते हैं, एनालॉग टाइप होते हैं, और वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं जब तुम जो इनपुट दे रही हो दोगी, प्रेशर दे रही हो तो प्रेशर दोगी, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर दोगी, तो वो तुम्हारा डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो, इसका कुछ अपना एडवांटेज होता है, कुछ अपना इसका डिसएडवांटेज होता है। ओके, ठीक, तो अब तुम लोगों को एडवांटेज डिसएडवांटेज समझना है। जैसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं वहां पे जहां जो भी चीज हम लोगों को मेजर करनी है ना, वो स्टैटिक हो, मतलब रुका हुआ हो, वेरी नहीं कर रहा हो। ठीक है, और स्टेबल कंडीशंस में। जैसे मान लो कि कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो वहां पे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो है रीडिंग उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। उसका रीजन है, ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि देखो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी मूविंग पार्ट होंगे वो जो उनका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, हेवी होते हैं, है ना।
हेवी होते हैं, बल्की होते हैं, जिसके वजह से उनका लार्ज मास होता है, और लार्ज मास की वजह से क्या होता है, इनर्शिया होता है। ठीक है, इनर्शिया की वजह से क्या होता है, उतने स्पीड के साथ, जो मान लो इनपुट तुम्हारा बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है उतने उतने स्पीड के साथ फ्लक्चुएट नहीं कर पाएंगे और इनपुट को उतने तेजी के साथ फॉलो नहीं कर पाएंगे। इनके साथ ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही होगा, ये थोड़ा चीप होते हैं, चीप मतलब सस्ता होता है ना। देखो एडवांटेजेस क्या है, चीप होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, कंस्ट्रक्शन इनका रगड होता है, मतलब तुम उसको हार्श कंडीशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब इजीली तुम्हारा खराब होने वाला नहीं है। ठीक, सिंपल डिजाइन है, इजी यूज है, कोई अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, और अगर तुम स्टेबल और टाइम इनवेरिएंट, ऐसा सिग्नल जो टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको टाइम इनवेरिएंट। ओके, तो टाइम इनवेरिएंट सिग्नल। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हुआ, कब यूज करना है भाई इसको, जब स्टैटिक और स्टेबल कंडीशन हो, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग मेजर कर रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब एकदम तुरंत तुरंत चेंज ना हो, है ना, स्लोली स्लोली चेंज हो। ठीक है, तब जाके उसको स्टैटिक एंड स्टेबल कंडीशन कहते हैं। वैसे कंडीशन में हम लोग इसको यूज करेंगे, तब जाके ये रिलायबल और एक्यूरेट होगा। अदरवाइज टाइम इनवेरिएंट या डायनेमिक सिग्नल जिसको बोलते हैं, डायनेमिक सिग्नल और ट्रांजिएंट कंडीशन जो बोल रहे हैं ना, जब सिग्नल वेरी करता है टाइम के साथ तेजी से, तब जाके हम लोग उसको कहते हैं। ठीक, तो वैसे सिनेरियो में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो यही चीज लिखा गया है, इसमें सारा वही चीज बताया गया कि इसका यूज हम लोग स्टैटिक एंड स्टेबल कंडीशन में करते हैं, डायनामिक कंडीशन में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें इसका मास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका इनर्शिया होता है, इनर्शिया की वजह से वो उतने स्पीड के साथ मूवमेंट नहीं पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इसका एडवांटेज बता दिया गया है। ठीक है, अगला टाइप जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सॉरी, इसका डिसएडवांटेज भी देख लो, इसमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डिसएडवांटेज भी देख लो। इनका जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पुअर होता है। अब तुम लोग सोचोगे सर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिपेंड करता है कि कितना स्पीड, मतलब कितना वेरिंग फ्रीक्वेंसी के साथ ये देता है। मान लो जो सिग्नल काफी तेजी से मूव कर रहा है ना, उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ठीक है, जो काफी तेजी से फ्लक्चुएशन जिनमें हो रहा है तो उनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो वैसे सिग्नल के लिए तो ये अच्छा रिस्पॉन्स इसका आता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी पुअर रिस्पॉन्स, पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। किस वजह से, ट्रांजिएंट एंड डायनामिक मेजरमेंट जब हम लोग करेंगे, ट्रांजिएंट एंड डायनामिक का मतलब हम यहीं पे से बताया वेरिंग सिग्नल। तो जब इन लोगों का जो वेरिंग सिग्नल का हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होगा, रिस्पॉन्स का मतलब आउटपुट जो देगा ना, वो काफी खराब होगा। ठीक है, जो लोग अभी अभी तुरंत जुड़े हैं ना, वो लोग जान ले कि लास्ट क्लास में हम लोग जो क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे ना, उसी में भी हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, इसका ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसमें भी हम लोग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सर सीजी क्या होता है? तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है, सबको पढ़ना है, ये तो क्लासिफिकेशन है ना जी, सबको पढ़ना रहता है वो। हाँ ये ना सर। हाँ, और कोई बोल रहे थे? ओके, फिर से जी। इसको समझा दीजिए। डिसएडवांटेजेस में तो पहला बताया कि पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। फिर दूसरा जो है, लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम मैकेनिकल फ्रिक्शन। देखो मास ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा, है ना, इनर्शिया जिसका जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसको लार्ज फोर्स रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो बहुत छोटा छोटा अमाउंट हो सकता है ये ना मेजर कर पाओगे, है ना, थोड़ा इनपुट जब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तभी जाके ये मेजर कर सकता है। इसके अलावा रिमोट इंडिकेशन और कंट्रोल तुम नहीं ले सकते, मतलब तुमको जहां इंस्ट्रूमेंट है, जहां का तुम टेम्परेचर अगर गेज है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है ना, है ना, तो वो जहां का टेम्परेचर मेजर कर रहा है तुमको वहीं पे जाकर देखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक लोकल में, लोकल कहने का मतलब जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे तुम्हारा लगा हुआ है बाकी सारा चीज, वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तो तुमको टेम्परेचर देखने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, है ना। उसके सिग्नल को हम दूर नहीं भेज सकते, रिमोट एक्सेस नहीं करना, मतलब रिमोट तुम उसको नहीं पहुंचा सकते। जैसे मान लो कि हर जगह क्या होता है ना, कोई प्लांट होता है, कोई भी प्लांट हो तो उसमें एक कंट्रोल रूम होता है। ठीक है, जहाँ पे जो बहुत सारे सिग्नल होते हैं, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो ये सारे सिग्नल्स का क्या करते हैं, तुम वहां पे पहुंचा सकते हो सिग्नल। इसमें वैसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सिग्नल पहुंचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल मींस यूज करते हैं, केबल वायर के थ्रू पहुंचाते हैं। तो वायर यहाँ पे तो ये तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तो कोई वायर का फंडा नहीं है।
है ना, तो इसको हम लोग रिमोट में नहीं पहुंचा सकते। तो ये एक चीज डिसएडवांटेज है। नॉइज पोल्यूशन होता है क्योंकि ये नॉइज क्रिएट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इनके मूवमेंट की वजह से थोड़ा नॉइज होता है, लेकिन उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे नॉइजी कंडीशन में रखा हुआ रहता है ना, तो कि फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम साइलेंट इन्वायरमेंट में रखोगे तो ये थोड़ा सा नॉइज तुम लोग को लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला जो टाइप आता है, देखो ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का ये पार्ट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट मैं कल तुम लोग को दिखाया था, तुम लोग को याद अगर होगा तो ये यही इंस्ट्रूमेंट मैं तुम लोग को बार बार दिखा रहा था, है ना। पूरा का पीछे का कंस्ट्रक्शन ऐसे था, बॉर्डन ट्यूब है, ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, इसको बॉर्डन ट्यूब बोलते हैं, ठीक। ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। यहाँ से तुम प्रेशर दोगे तो इसमें मूवमेंट होगा, इसमें कहीं इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, देखो सारा का सारा मैकेनिकल पार्ट है ना। हालांकि ये बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है तो इसका मास भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये ठीक ठाक काम कर लेता है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का सारा एग्जांपल हो गया तुम लोगों को। देखो इसमें क्या है, अलग से सोर्स अलग से कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। तुम जो पानी दे रहे हो तो पानी मान लो इधर से इंटर किया, इधर से निकला, तो इसी पानी के प्रेशर की वजह से ही इसमें डिफ्लेक्शन होगा, तुमको कोई अलग से सोर्स देने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये आगे बढ़ जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसमें जो पॉइंटर जो होता है ना, इसमें भी पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है। तो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो कुछ इलेक्ट्रिकल मेथड्स की वजह से होता है। तुम या तो करंट प्रोवाइड कर रहे हो, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, इसी के वजह से वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तुम उसको पावर दे रहे हो, ठीक। जो सिग्नल मेजर करना है उसी का पावर तुम दे रहे हो, तो वो तुम्हारा वो मेजर कर लेगा। मान लो करंट मेजर करना है तो वो करंट तुम उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होके फ्लो करवाया, तो तुम्हारा वो इंडिकेशन दे दिया, है ना। तो वही चीज लिखा है, when the instrument pointer deflection is caused by action of some electrical method then it is called electrical instrument, ठीक है। देखो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से इसका जो रिस्पांस है ना वो रैपिड होता है, जो टाइम ऑफ रिस्पांस है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये रैपिड होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें भी ये भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होता है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ मूविंग पोर्शन रहता है, कुछ ना कुछ मूविंग पोर्शन रहता है। जैसे तुम एक यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, ये एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे दिखाया गया, ये आगे हम लोग को डिटेल पढ़ना है, ये फिगर आगे भी आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे एक आयरन कोर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक मूविंग कॉइल लगा हुआ है। ये मूविंग कॉइल जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, तो ये मूव करता है, तो ये इसमें रोटेशन हुआ और इसका मास भी है ना। तो इसमें भी कुछ इनर्शिया का इशू आता है, और इसके वजह से ये भी जो है इसका भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो तुम्हारा है वो बहुत अच्छा नहीं होता, मैकेनिकल वाले से अच्छा होता है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा होगा, लेकिन एक और आता है इन लोगों से सबसे बेहतर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, उससे खराब होता है इसका, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखते देखो, ये तुम्हारा हो गया, ये पीएमएमसी है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे इसमें जो बीच में यहाँ पे एक कॉइल, 3 नंबर देख रहे हो ना, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है और ये मूव करता है, एयर गैप रहता है बीच में, उसी में ये मूव करता है, ये मूवमेंट होता है तुम्हारा, और इसके वजह से पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन का डिटेल हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करता था, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी चीजें था ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तुम लोग जानते हो, है ना। तो पहले क्या होता था, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैक्यूम ट्यूब में कराया जाता था, ठीक है। तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक पढ़े होगे तो तुम लोगों को आइडिया होगा। अब जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस आ जाता है, वो सिलिकॉन का डायोड आता है, सिलिकॉन का मटेरियल यूज होता है, जर्मेनियम, ऐसे तरह का बहुत सारे एलॉय भी क्रिएट किया गया है, तो वो सारा मटेरियल यूज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस में, ठीक है। अब इसका जो है, जो भी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, जिनको फास्ट रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मतलब सिग्नल तेजी से वेरी कर रहा है तो तुमको उसका भी मेजरमेंट करते रहना है, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, तो क्यों इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में मूविंग पार्ट नहीं रहता है, समझे, सारा चीज स्टैटिक रहता है। अब तुम लोग सोचोगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में मूविंग पार्ट नहीं है तो कैसे पॉइंटर, तो इसमें पॉइंटर नहीं रहेगा जी। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ही मोस्टली होता है, ठीक है, इसमें पॉइंटर तुम्हारा नहीं रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, ठीक। अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, कि मोशन जो होता है ना, बस इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है होता है, ठीक है। तो
तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का ही एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या बताया मैं कि मूवमेंट जो होता है वो किसका होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अब मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत कम होता है ना, तो इसके वजह से तुम्हारा इनर्शिया वाला उतना इशू आता नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, तो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का, तो देखो नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट्स पॉसिबल है। अब तुमको समझ में आएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में तुम्हारा जैसे मान लो कि डिस्टेंस मेजर करना है, मान लो कि गाड़ी मोशन में है, ठीक। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम लोग देखे होगे कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पास क्या रहता है कि लगा रहता है, यहाँ देखो इसका एग्जांपल दे, और भी बहुत सारा एग्जांपल रहता है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं, ठीक है। ये आगे आएगा तुम्हारा, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आता है, लेकिन वो भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, वो उसका मोशन तुम क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, है ना, बिना कांटेक्ट के। वो उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है, वो जो गाड़ी मूव कर रहा है, लेकिन हमको उससे कोई संपर्क नहीं है, फिर भी हम उसके स्पीड को डिटेक्ट कर ले रहे हैं। तो यही है नॉन कांटेक्ट मेजरमेंट, इस केस में पॉसिबल है ना। इसके अलावा these इंस्ट्रूमेंट्स कंज्यूम लेस पावर, पावर जो है कंजम्पशन कम होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में, है ना। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो पावर थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इनका साइज जो है वो कॉम्पैक्ट होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अब तो बहुत छोटे छोटे आने लगे हैं, है ना। वैक्यूम ट्यूब जब यूज होता था तब थोड़ा बड़े रहते थे, लेकिन अब जो है काफी कॉम्पैक्ट हो गया है, ठीक है। सर वैक्यूम ट्यूब के बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए तो। वैक्यूम ट्यूब्स कैसे वर्क करता था ये? अरे वैक्यूम ट्यूब्स कैसे वर्क करता था, इसमें तो देखो वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था ना, देखो जैसे मान लेते हैं उसमें क्या किया जाता था, यहाँ पे एक कैथोड रहता था स्ट्रक्चर, समझे, अंदर में। सर। अब एक ट्यूब रहता था, पूरा एक ग्लास फील्ड रहता था, है ना। अब तुमको जो भी तुम क्या करोगे ना, इसमें करंट दोगे, वोल्टेज दोगे, और यहाँ पे एक इस साइड में एक प्लेट रहता था जो कलेक्ट करता था। यहाँ से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे गैप रहता है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है, पूरा वैक्यूम है, ठीक। वैक्यूम रहता था और कभी कभी कुछ गैस भी उसमें एडेड कर दिया जाता था। अब यहाँ से तो जब तुम जो भी तुम पावर सप्लाई दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे ये कैथोड जो है, ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा अल्टीमेटली क्या होता है, हीट होगा, और इससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन इमिट होके यहाँ से इधर मोशन करेगा, समझे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, अल्टीमेटली तो ये होगा ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से होता था, ठीक है। तो ये नॉइजी होते थे और इनका साइज थोड़ा बड़ा होता था, ठीक है। ये अब रिप्लेस हो गया है तुम्हारा सेमीकंडक्टर डिवाइस में। सेमीकंडक्टर डिवाइस में तुम लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसेप्ट होता है, ठीक। तो ये डिवाइस, इनके वजह से क्या होता था ना, जो भी इक्विपमेंट होता था वो काफी बड़ा बड़ा था। पुराने जमाने में कंप्यूटर्स भी बहुत बड़ा होते थे, एक रेडियो बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना। अब ये सारा का सारा रिप्लेस हो चुका है सेमीकंडक्टर डिवाइस से, ठीक है। आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये कॉम्पैक्ट साइज है, साइज इनका क्या होता है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और रिलायबल ऑपरेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तुम इसको मतलब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तुम उस स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हो, रिमोट में तुम लेके जा सकते हो, है ना। रिमोट इंडिकेशन और रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, देखो रिकॉर्डिंग और रिमोट इंडिकेशन पॉसिबल है। फ्रीक्वेंसी और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इसका अच्छा रहता है ना। मतलब सिग्नल अगर तेजी से वेरी कर रहा है तो उस केस में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड जगह है वो सब जगह यूज होता है। जैसे एग्जांपल मान लो, एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, सीआरओ, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में एक सीआरओ जानते हो, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, देखो ये देखो इस तरह से ये रहता है। ये तुम्हारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप रहता है। ये तुमको करंट मेजर कर रहा है ना, उस वेवफॉर्म तुमको शो करता है, वेवफॉर्म सर आपका आवाज अच्छे से नहीं आ पा रहा। आपका नेट प्रॉब्लम है सर। अनस्टेबल सर एक सेकंड वेट करो, मैं देख लेता हूँ क्या इशू। तो ये एक एग्जांपल है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें तुम्हारा ये कैथोड रे ट्यूब होता है। देखो अब कैथोड रे ट्यूब है ना तुम्हारा,
ये भी मतलब देखो, ये इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे एक कैथोड लगा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है और यहाँ पे इस तरह से आता है। इसमें भी ये भी, इसका भी वो वैक्यूम ट्यूब टाइप का ही है, ये भी ट्यूब ही है ना। इसमें भी वैसा ही होता है, फिलामेंट से करंट निकलता है। लेकिन इसके अलावा ये एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स है जो डिजिटल होते हैं, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ही रहता है। तुम लोग अगर थोड़ा देर वेट करोगे तो मैं तुम लोग को दिखा, तो आई होप अब तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अब क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन इस चीज पे बेस है कि आप इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो जिनको एक ऑपरेटर चाहिए होता है, वहां जाके कोई बंदा ऑपरेट करेगा तभी जाके वो तुमको शो करेगा, ठीक है। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, कोई आदमी की ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट तुम लगा के रख दिए, वो रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अब जैसे तुम जैसे तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको मैनुअल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। और वेयर एज ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट जो है जहां पे ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे भाई एग्जांपल देख लो, देखो जैसे रोटेशनल इसमें हैंड ऑपरेटेड टैकोमीटर, ठीक है। अब मान लो हैंड ऑपरेटेड टैकोमीटर अगर है तो वहां पे तुम्हारा क्या है कि वहां पे तुमको रिक्वायरमेंट है। जैसे एक होता है कि हैंड ऑपरेटेड टैकोमीटर क्या होता है ना, कि तुमको क्या करना रहता है, वो टैकोमीटर आप लेके जाइए और जहां भी स्पीड वाला पोर्शन है ना, तो वहां पे ले जाके उसके नजदीक लेके जाना पड़ता है। वहां पे जब आप नजदीक लेके जाइएगा वहां पे, तब जाके वो क्या करेगा, आपको रीडिंग दे देगा कि हाँ इतना स्पीड है, ठीक। तो वहाँ एक वो हो गया। इसके अलावा तुम अनदर एग्जांपल देखो, टेम्परेचर गन हो गया, हैंड ड्रिवन मेगर हो गया। देखो ये मेगर आगे आएगा, समझे। ये मेगर में देखना, मेगर में एक हैंडल रहता है, ठीक है। वो हैंडल से तुम क्या करोगे, ऐसे उसको रोटेट करोगे तो वो वोल्टेज जनरेट करता है और वो वोल्टेज जाएगा सर्किट में। मेगर का यूज किया जाता है हाई रेसिस्टेंस का यूज करना, मेजर करने के लिए। तो जब सर मेगर होता क्या है? मेगर होता है एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, स्पेशली हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। मेगर का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। तो हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग मेगर का यूज करते हैं। मेगा ओम, इसका नाम इसी से आया है। मेगा ओम रेंज का रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसी की वजह से इसको मेगर कहा जाता है। तो मेगर में कंसेप्ट ये यूज किया जाता है रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए कि मान लो कहीं रेसिस्टेंस है तो तुमको इसको वैल्यू नहीं पता है, तो तुम क्या करोगे कि एक वोल्टेज इस पे दोगे, एक वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज दोगे जिसका मैग्नीट्यूड तुमको पता रहेगा और इसमें कितना करंट गया है वो तुमको पता चल जाएगा। जब तुम वोल्टेज दोगे तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, तो वो कितना करंट फ्लो हुआ है तो इससे कैलकुलेशन करके वो अल्टीमेटली यहाँ पे रीडिंग शो कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेगर यूज होता है। तो इसके लिए तुम जो वोल्टेज है ना, अब वोल्टेज दो तरीके से दे सकते हो, एक तो तुम बैटरी से दो और दूसरा तुम जनरेट करके दो, है ना। तो बैटरी से वोल्टेज देने में क्या है ना कि बैटरी में रिक्वायरमेंट जो होगा ना काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बैटरी का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पुराने पहले टाइम में क्या होता था, पहले बैटरी उतना इफिशिएंट बैटरी नहीं मिलता था उतना कि कम कॉम्पैक्ट साइज में ज्यादा स्टोरेज दे। तो पहले हैंड ड्रिवन आता था, अभी भी ये हैंड ड्रिवन वाला यूज होता है, लेकिन अब ये हैंड ड्रिवन अब मोस्टली क्या हो रहा है, बैटरी से रिप्लेस हो रहा है। लेकिन जब तक ये हैंड ड्रिवन है तब तक तो ये तुमको ऑपरेटर चाहिए, है ना। तुमको इसको ले जाके वहां पे लगाना पड़ेगा तब जाके तुम मेजर कर पाओगे, बिना ऑपरेटर के तो ये अपने से डिटेक्ट करेगा नहीं, है ना। तो ये सारा चीज जहाँ पे ऑपरेटर है, ऑपरेटर ले जाके वहां पे सर्किट में लगाएगा तब जाके वो डिटेक्ट करेगा, वो सारा मैनुअल इंस्ट्रूमेंट होगा। इसके अलावा जैसे अब ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट का देखो, वोल्ट मीटर जो तुम्हारे वोल्टेज स्टेबलाइजर में लगा हुआ रहता है ना। वोल्टेज स्टेबलाइजर में रहता है ना कि वोल्टेज कितना आया घटा, वो ऑटोमेटिक तुमको दिखा रहा है। तुम्हारे घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है वो भी तो ऑटोमेटिक है, तुमको उसमें कुछ नहीं करना है, वो कितना पावर आ रहा है वो सारा का सारा वो देख रहा है ना। टेम्परेचर इंडिकेटर जो एसी में लगा हुआ रहता है वो उसमें कुछ नहीं है, वो टेम्परेचर अपने आप रूम में बता कितना है वो बताते रहता है, ठीक है। तो वहाँ कोई ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ ह्यूमन लग गया, ऑपरेटर मतलब हम लोग, ठीक है, तो वहाँ उसको क्या बोलेंगे, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा बड़ा चीज है नहीं ये, ठीक है। मैनुअल और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। इसके बाद से जो आता है तुम्हारा सेल्फ ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो सेल्फ ऑपरेटेड देखो क्या होता है, तुम लोग को देखो ये तुमको मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो बता रहे थे उसमें बोले थे कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग से कोई पावर देने की जरूरत नहीं है, है ना।
बोले थे ना, कोई अलग से पावर देने की जरूरत नहीं। तुम प्रेशर दे रहे हो तो पानी दे दोगे तो उस पानी के प्रेशर से ही तुम्हारा वो इंडिकेशन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज देखो। ठीक है, तो कोई अलग से पावर दे नहीं दे रहा है ना। तो देखो, सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इन विच नो आउटसाइड पावर इज रिक्वायर्ड। समझ गए, कोई अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है। तो इसको पावर जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई पावर ले रहा है। तो किससे पावर लेता है? जो इनपुट है ना, इनपुट मेजरेंट किसको बोलते हैं? मेजरेंट बोलते हैं क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जो भी हम लोगों को क्वांटिटी मेजर करना है ना, उसी को हम लोग कहते हैं मेजरेंट। ठीक है, तो जो भी आउटपुट यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो किसके वजह से करेगा? इस मेजरेंट के पावर से ही। तुम पावर प्रेशर मेजर करना है वाटर का, तो तुम वाटर से जो पास करा रहे हो तो उसी के पावर से, उसी के फ्लो में कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना जी, उसी के एनर्जी को यूज करके ये अल्टीमेटली तुमको डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, तो डायल टाइप जो भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स मोस्टली इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में तुम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हो। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो बोले थे ना हम, एक ही इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे कैटेगरी के अंदर फिट बैठ सकता है। जैसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट के रूप में कैटेगरी में फिट बैठ जा रहा है। इसके अलावा देखो, जो पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है आर दोज इन विच सम एक्सटर्नल पावर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेस्ड एयर, हाइड्रोलिक सप्लाई इज रिक्वायर्ड, है ना। अब पावर हम लोग बोलते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक पावर का मतलब नहीं रहता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो जिसमें हम लोग अलग से तुमको क्या करना है, अलग से तुमको पावर देना पड़ता है। जैसे एयर, प्रेशराइज्ड एयर देते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर ऑयल देते हैं, तब जाके वो उसमें कोई भी मेजरमेंट वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑपरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे सिनारियो में जो तुम्हारा इनपुट सिग्नल जो है ना, वो बहुत थोड़ा सा अपना पावर देता है। बाकी जो मूवमेंट के लिए पावर जो है वो कहाँ से क्रिएट होता है? तुम्हारा ये इसके वजह से, मतलब अलग से जो दे रहे हैं उससे होता है। ठीक है, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारा इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये फिगर इसमें हम कोई शो नहीं किए तो ये फिगर वाला नहीं काटता। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ तो सब का फंडा वही है, कुछ ना कुछ वो पावर बाहर से लेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेल्फ ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद से जो नेक्स्ट आता है और जो लास्ट है वो है तुम्हारा डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बारे में जो डिटेल हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो इंडिकेशन होता है वो हम लोग डिफ्लेक्शन के थ्रू एक इंडिकेशन उसका देख पाते हैं। ठीक है, तो मेजरेंट क्या होता है? अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा क्या होता है? नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है तुम्हारा, ठीक, उसमें क्या होता है? जीरो और नल इंडिकेशन हम लोग देखते हैं। कैसे? एक साइड में रखेंगे और उसके अपोजिंग में एक मतलब सेम क्वांटिटी रखेंगे जो इस चीज को अपोज करेगा, और अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होगा, जब तुम्हारा पॉइंटर बीचों बीच आ जाएगा, है ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये बैलेंस हो गया। पॉइंटर हो सकता है या फिर गैल्वेनोमीटर, जो भी डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर तुम्हारा नल पोजीशन पे रहेगा, यानी जीरो पोजीशन पे रहेगा, तो उसको नल बोलते हैं। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है हाईली एक्यूरेट और सेंसिटिव होता है कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप। ये तुम लोग को पहले से ही पता है। डीसी पोटेंशियोमीटर इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो नल टाइप वाला वहां का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसी को हम हाईलाइट किए हुए हैं। सारा पॉइंट अगर नहीं याद रखना है तो एटलीस्ट इतना जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, उतना तो बिल्कुल याद रखना है। समझ गए? इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। समझ गए ना बात को? तो देखो, अब डिफ्लेक्शन और द मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट गिव्स द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। जो भी डिफ्लेक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें डिफ्लेक्शन जो भी तुम्हारा पॉइंटर का हो रहा है वो तुम्हारा अल्टीमेटली देता है। ठीक है, अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे पीएमएमसी हो गया, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, हम लोग डायनामिक इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हाईयर फ्रीक्वेंसी पे नहीं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसका एग्जांपल है। ये सारा तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सारा जो है ना, ये जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो है ना, हम लोग ढेर सारा पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। पीएमएमसी हो गया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, ये सारा इस कैटेगरी में आता है। ठीक, डीसी पोटेंशियोमीटर भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आखिर ढेर सारा टॉपिक आगे बचा हुआ है, अभी सब हम लोग उसका टाइप पढ़ लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये फाइनल था। डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप जो था इंस्ट्रूमेंट, ये तुम्हारा फाइनल था। ठीक है, तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो फिनिश हो गया। ठीक,
अगला जो टॉपिक होगा ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू होगा, स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो डिटेल्स पढ़ना है वो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लीजिए, मेजरमेंट क्या है, सिग्निफिकेंस उसका क्या है, मेजरमेंट्स के मेथड्स क्या क्या हैं वो, उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये तुम्हारा हो चुका। इसके बाद से स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो भी है, आप लोग के पास वीडियो भी अवेलेबल है, आप लोग वीडियो देखिए, यहाँ तक का सब चीज क्लियर रख रखिए। आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो और इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सर ये फर्स्ट यूनिट जो है वो कितने दिन तक अभी चलेगा? फर्स्ट यूनिट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 से 3 दिन और लगेगा, 2 से 3 क्लास और लगेगा, उसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारा छोटा छोटा टर्म्स है और उनको जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ही शुरू करेंगे। तो आज का क्लास फिलहाल इतना ही पे एंड करेंगे, और इसके बाद अगर किसी को डाउट है अभी तक के क्लास में वो पूछ सकता है।